रोजगार मिला और उज्जवल भविष्य की उम्मीदें। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि पांचवी दफा है जब रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश भर में, और हाल ही में 71,000 नियुक्तियां पत्र जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांटी गई हैं। सो डेफिनेटली यहां पर एक उम्मीद की जो एक किरण है रोजगार को लेकर, उन युवाओं के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती है जिन्हें ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। लेकिन इन रोजगार मेलों के जरिए पहुंचाया जा रहा रोजगार क्या देश के विकास के लिए काफी है? युवाओं में जो एक कौशल विकास की भावनाओं को जागृत करना, उनमें कौशल विकास जो होना चाहिए, क्या वो हम देख पा रहे हैं? इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जाहिर है युवाओं को हुनरमंद बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनकी शिक्षा आज उन्हें किसी विशेष कौशल से समृद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आज इन तमाम सवालों को जो ब्रेक में जाने से पहले हमने रखे, उन सवालों को समझने की यहां पर जरूरत है और इसी पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में एक काफी जाना पहचाना चेहरा जो अक्सर ऐसे मुद्दों पर अपनी बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, यहां पर हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी का, जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में स्ट्रेट टॉक में। सर, जब जब आपसे बात होती है तो आप युवाओं की बात जरूर करते हैं। आप प्रोफेसर हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं। आप शिक्षा की बात हर बार आप करते हैं। शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन को लाने की आप बात करते हैं ताकि युवाओं में जो स्किल्स हैं वो पैदा की जा सकें, ताकि उन्हें रोजगार लेने के लिए दर दर भटकना ना पड़े, वो रोजगार को खुद कहीं उनका सृजन कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। ये आपने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं और हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाई हैं। आज एक बार फिर से, क्योंकि जब समय ऐसा है कि पांचवी दफा देश में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश भर में 71,000 नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही हैं, लेकिन सवाल आज हमने ये बड़ा ही स्ट्रेट उठाया है जो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, कौशल विकास के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद रोजगार सृजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन तमाम सवालों का जिनका हमने जिक्र किया है उनकी समग्रता को जाने, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन ये जो मिशंस है जिनका मैंने कई बार जिक्र किया, चाहे वो स्किल इंडिया की बात हो, चाहे वो रोजगार मेले की बात हो, इन सब पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपकी ओर से वहां पर अनम्यूट आप कर दीजिए, म्यूट हुआ है। जी जी, बढ़िया जी सर, अपनी बात रखिएगा। जब किसी चीज को, सामान्य चीज को इवेंट बनाया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सामान्य नहीं रही। जो पहले तौर पे भर्तियां होती थी, रेगुलर नियुक्ति पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाते थे, तो उसको इवेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इवेंट तब बनाना पड़ता है जब बहुत छोटे लेवल पे चीजें हो रही होती हैं, तब दिखाने के लिए बड़ा एक मीडिया को और जनता को दिखाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है, एक ऐसे मेले आयोजित करने पड़ते हैं जिसमें लगे कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आप असल में देखें तो प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपने चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार वो सालाना देंगे। 2 करोड़ से हिसाब से देखते तो 18 करोड़ रोजगार वो अभी तक दे चुके होते, लेकिन 71,000 नियुक्ति पत्र बांट के आप 18 करोड़ को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो रोजगार है वो एक कंटिन्यूअस मुद्दा है, इवेंट नहीं है। हर रोज नए लड़के लड़कियां आने चाहिए रोजगार लेने के लिए और हर रोज कुछ लोग रिटायर होते हैं, तो ये कंटिन्यूटी वाला सिस्टम है। और हमारे देश में एक सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अंडर एम्प्लॉयड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए कि मास्टर डिग्री है या कोई और उससे हायर डिग्री, वो भी चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हायर एजुकेशन में या हायर जो पोजीशंस हैं उसमें भर्तियां निकल ही नहीं रही। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं धीरे धीरे सिस्टमेटिकली खत्म की जा रही हैं। हो नहीं रही हैं, की जा रही है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ,
जैसे यूनिवर्सिटियां, हर यूनिवर्सिटी में अभी आपने शिक्षा की बात किया तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई जी है, जी। देखेंगे वो बोल रहे हैं कि 40% आपका सिलेबस ऑनलाइन रखिए। और जब हम बोलते हैं कि जो सिलेबस या जो आप बनाने की बात कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और रिग्रस सिस्टम बनाना पड़ेगा, हाँ तो बोल रहे हैं कि इसके लिए फैकल्टी और चाहिए, कि हम फैकल्टी और नहीं दे सकते हैं। हाँ। आप 18 की जगह 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 से ही काम चलाइए, इधर उधर से कोई फैकल्टी ढूंढिए, और बाकी 40% जो आपकी एजुकेशन है वो ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन का मतलब हमने कोरोना में देख लिया, जी। ऑनलाइन मतलब कि आप एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि ऑनलाइन वो बंदा शिक्षा ले सकता है, वो इंसान शिक्षा ले सकता है जो एक लेवल तक पहुंच गया है और अपने आप को डेवलप करने के लिए वो कुछ अपने से कोर्सेज खोज रहा है, वो ले सकता है। लेकिन आप जब ऑनलाइन विद्यार्थियों को बोलते हैं, बीए वाले या बीए से नीचे वाले विद्यार्थियों को, तो वो उसमें वो सीरियसनेस नहीं रहता है। मैं डेटा देख रहा था ऑनलाइन कोर्सेज में ड्रॉप आउट कितना है, तो 95% से भी ज्यादा ड्रॉप आउट है बहुत सारे कोर्सेज में। हम्म। जब हम चाहते हैं कि रोजगार मिले और रोजगार सर्जन होता रहे और हमारे युवा रोजगार में एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से भागीदारी करते रहे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर्स की भर्ती कीजिए, और लगभग 20 लाख पोस्ट जो खाली होती हैं वो भी ओके। तो रोजगार है, ठीक। उनकी बात। एक शिक्षक ज्यादा नहीं तो 20-50 बच्चों का तो भविष्य तैयार करता है। तो हम क्या कि उन शिक्षकों को ही हटा रहे हैं जो रोजगार लेने लायक हमारे विद्यार्थियों को बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और आमूलचूल परिवर्तन अगर आपको करना है तो पहले आपको शिक्षा में बदलाव करना होगा। करना। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक तैयारी है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता इसमें, क्योंकि हम लोग सिलेबस बना रहे हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो वो इतना जर्नलिस्टिक हो रहा है कि बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कौशल विकास तो छोड़िए, बेसिक बुद्धि भी डेवलप नहीं हो पाएगी। बहुत जरूरी आपने बात शुरुआत में जो रखी कि एक तो ये सामान्य सा होना चाहिए, लेकिन एक इसे इवेंट जब बना दिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो घालमेल है। यहाँ पर युवाओं की टेंशन कम और सियासत की जो एक जंग है वो साफ तौर पर देखी जाती है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात है कि इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वी एग्री विद दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसा हम बार बार ये कह रहे हैं विनोद सर के 5वीं दफा इसका आयोजन किया जा रहा है देश भर में, और ऐसे में अभी तक जितनी बार भी इसका आयोजन हुआ, मैं यहां पर स्किल इंडिया की बात भी करना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि अब तक इन मिशंस के जरिए कितना प्रभाव देखने को मिला है, कितना इंपैक्ट पड़ा है इसका? देखिए 10 साल में अगर 5 बार इवेंट हो रहा है तो मतलब 2 साल में 1 बार हो रहा है। और अभी जो नियुक्ति पत्र दिए गए 71,000, अगर उसी को भी मान लें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा 3 लाख नौकरियां दे दी होंगी। 150 करोड़ के देश में 3 लाख नौकरियां क्या होती हैं? कुछ नहीं। वो नौकरियां मिल रही हैं। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वहां पे बहुत सारे अंडर एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी नियुक्तियां पत्र एक बार बांट दिए जाते हैं, उसके बाद में जब वो जो विद्यार्थी है वो पहुंचता है जॉब लेने के लिए तो उसको पता लगता है कि उसके टाइप का या उसके लायक जॉब नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं बाद में। तो इसमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट भी है। लेकिन 71,000 तो मिली, इतना भी इसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है कि कुछ ना थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये इतना कम है। हम अपने देश के में देखें तो 71,000 तो एक एक राज्य में मिलनी चाहिए नौकरियां, या एक एक बड़ी सिटी में मिलनी चाहिए, है ना। लेवल पे इवेंट कर रहे हैं, नेशनल लेवल का इवेंट होता है, और 71,000 नौकरियों का अगर आप प्रस्ती पत्र बांटते हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर बांटते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो छिपाना चाहते हैं। रोजगार मिला और उज्जवल भविष्य की उम्मीदों पर आज बात हो रही है। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत करते हैं, और इसी के साथ हमारे जो आज खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं।
इससे पहले डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं, मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है प्रोफेसर साहब शेयर करना चाहूंगी कि एक ये सरकारी रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत को भली भांति प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तालिका 1.0 के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि यद्यपि भारत युवाओं का देश है, परंतु कुल कार्यबल में से केवल 2.3% ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं, जबकि अन्य विकसित देशों में प्रतिशत काफी अधिक है। भारत में कौशल विकास में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहां लगभग 93% लोग आज भी अकुशल हैं। इसी के साथ ज्यादा पीछे ना जाएं तो 2022 की ये रिपोर्ट 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो सर्वे किया गया उसके माध्यम से यंग इंडिया एंड वर्क के अकॉर्डिंग युवाओं को सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं है, या यूं कहें कि उनके बीच इस संबंध में जागरूकता का अभाव आज भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 70% भारतीय युवाओं को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। सो जानकारी का ना होना भी इन मिशंस के लिए एक प्रमुख बाधा है। तो ये जो सर्वे जिनकी मैंने बात की है, जिन रिपोर्ट्स का मैंने यहां पर जिक्र किया है, तो ये रिपोर्ट्स को आपने देखा, आपने जाना, तो आप भी कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कोई तो कमी है जहां पर आज अभी हम लैक कर रहे हैं। यानी कि ये जो मिशंस हैं, देखिए ये एकदम नए मिशंस तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिशंस जैसे जमीन पर उतारे जा रहे हैं, जिस तरीके से उतार जा रहे हैं वहां पर कमी अभी भी है, एक मिसमैनेजमेंट है, एक अवेयरनेस की भी यहां पर कहीं कमी है, जिसकी वजह से युवाओं को अब तक इसकी जानकारी नहीं है। और जिन जिन युवाओं तक ये जानकारी पहुंचती है और जब जब ऐसे आयोजनों में, ऐसे इवेंट्स में वो रोजगार के लिए पहुंचते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग उन्हें वो जॉब जो है वो वहां पर मिल नहीं पाती हैं। यानी कि ये जितना भी प्रतिशत है वहां पर अभी भी वहां पर जो एक अभाव है, जो ये मिशंस हैं, जिस तरीके से इन्हें उतारा जा रहा है, वो देश के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। सवाल ये है कि इसकी जरूरत, ये जो मिशंस लाए गए हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही? ज़ाहिर है युवाओं को हुनरमंद बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनकी शिक्षा उन्हें किसी विशेष कौशल से आज भी समृद्ध नहीं कर पा रही है। प्रोफेसर साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो कृपया प्लीज आप हेलो जी जी सवाल मेरे ख्याल से सर आपने सुना होगा कि ये जिन सर्वेस का, जिन रिपोर्ट्स का मैंने जिक्र किया था, एक तो अवेयरनेस, दूसरा जो एक कौशल विकास, इसका जो प्रतिशत है, जब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं और कंपेयर करते हैं भारत की स्थिति की, तो वहां पर अभी भी जहां पर हमें खड़े होना चाहिए वहां पर खड़े आज भी हम नहीं हैं। शिक्षा में एक बदलाव की बात हम हमेशा से करते आए हैं, जिसकी जरूरत भी है, लेकिन इसके अलावा हम कहां पर लैक कर रहे हैं जिसे सुधारे जाने की आज भी आवश्यकता है? देखिए, मैं प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में था तब से मुझे याद आता है कि तब से डिमांड की जा रही है कि 6% ऑफ द बजट हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन आज 2% से ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था तब से मुझे अच्छे से याद है कि हमारे जो टीचर्स होते थे वो बहुत कम होते थे। 10 की रिक्वायरमेंट होती थी तो 2, 3, 4 होते थे। आज भी वही हालत है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद शिक्षक हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में 18 टीचर की जरूरत है, 18 की जरूरत है, 3 टीचर काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे अशिक्षित या फिर डिग्रीधारी युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शिक्षा पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। रही बात कौशल विकास की, कौशल विकास बहुत सारे लेवल पे होता है और उसके लिए सरकार को और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको ओपन में रहना पड़ेगा। वो हाइड आउट में रहते हैं। जैसे जो रोजगार मेले लगते हैं उसी टाइम पे पता लगता है कि कोई रोजगार ऑफिस भी है। बहुत सारे जो गांव देहात में युवा होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि जो बेसिक ट्रेनिंग है वो स्कूलों में ही होनी चाहिए।
10वीं 12वीं लेवल पे अगर उनकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, उनको सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो जाए और ऐसे उनके लिए फोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जहां से वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके जैसे हमारी आर्मी में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आर्मी के लोगों से जब बात होता है तो वो बोलते हैं कि हम ओवर स्ट्रेस हैं, ओवर वर्क करते हैं, हमारा जहाँ पे 12 घंटे का ड्यूटी होना चाहिए वहां पे 24 घंटे का भी हो जाता है। वो बाहर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका प्रोटोकॉल में है, लेकिन वो भी तो स्ट्रेस में है। क्यों नहीं वहां पे जो 4 साल वाला ये शगुफा छोड़ा गया है कि हम अग्निवीर बना देंगे, ये बना देंगे। असल में क्या हो रहा है, अग्निवीर बना के आप क्या करेंगे, ऐसे युवाओं को फौज खड़ी कर देंगे जो हाईली ट्रेंड होंगे, और जब वो मार्केट में आएंगे तब उनको नौकरियां मिलेंगी नहीं, क्योंकि 4 साल बाद में आर्मी निकाल देगी। तो फिर वो क्या करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे मिसमैच कर रहे हैं। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यहाँ पे भी 1,55,000 के करीब पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर आपको रोजगार देना ही है तो पहले आर्मी में, पुलिस में और रेलवे में जो सबसे बड़े इदारे हैं, एजुकेशन का हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लेवल पे 20 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई, तो वहां पे आप रोजगार दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। ओके। आपको छोड़ना होता है तब आप ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल, ये इन इवेंट्स की बात हमने की है, एक मिसमैनेजमेंट का भी जिक्र किया है। तो ये जो हमने सवाल एक उठाया था कि इनका जमीन पर, धरातल पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित तौर पर एक प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पड़ना चाहिए ये उस तरीके से नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कितनी कंपनियां हैं, कितने पद हैं और शैक्षणिक योग्यता, ये अभी आज भी सस्पेंस जब एक बना रहता है तो वो एक फेयर है, जॉब फेयर है, वो जॉब फेयर फिर नहीं रहता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कहीं हर्डल्स ही सामने आते हैं जो कई बार युवाओं को फेस करने पड़ते हैं। एक और बात है कि हम बीच बचाव में ये बात जब कर रहे थे कि जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, जब ऐसे फेयर लगते हैं तो कई कंपनियां जो हैं वो इसमें आती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि उन कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका ये कहना होता है कि जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो उन युवाओं में नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम है एक बेमेल सा संबंध युवाओं और उद्योगों के बीच में, और या फिर हम कहें कि सरकार और युवाओं के बीच में। तो इस बेमेल की जो समस्या है उस समस्या को भी तो खत्म करना है, लेकिन क्या वो खत्म हो रही है? शायद नहीं। देखिए, इसके लिए कंटिन्यूअस डेटा जनरेट करना होता है, और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत सारी चीजों में या तो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशन और ऐसे डेटा कलेक्टर एजेंसीज को बंद कर दिया गया पिछले कुछ सालों में, जो रोजगार पे, स्वास्थ्य पे और कौशल विकास से लेकर तमाम सारे मुद्दों पे डेटा कलेक्ट करते थे। आपको याद होगा कि स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किसी पदाधिकारी ने भी इन सब मुद्दों पे इस्तीफा दे दिया था। तो जब हम डेटा ढंग से कलेक्ट नहीं करेंगे तब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पास है क्या और हमें चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट, एक बार जैसे चलन हुआ था कि सब लोग इसका इंजीनियरिंग का तैयारी करके इंजीनियर बनने चालू हो गए, उसके बाद पता लगा कि बीटेक वालों को 10-10 हजार की नौकरियां मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। तो जैसे बाकी देशों का मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है उनमें ये होता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पहले बता देते हैं कि इस बार आपको इतनी पोस्ट निकालनी है क्योंकि हमें अगले 2 साल में, 5 साल में इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तब आपका कौशल विकास होता है, और कौशल विकास स्टेप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जब 10वीं तक विद्यार्थी आता है तो उसको काउंसलिंग दिया जाता है कि भाई तुम क्या अच्छा कर सकते हो, और उसको अलग अलग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तब वो डिसाइड करता है कि मुझे आगे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए या किस चीज में काम करना चाहिए। हर कोई हायर एजुकेशन के लिए नहीं बना होता है, हर कोई छोटे रोजगार है उनके लिए नहीं बना होता है। तो जिस विद्यार्थी का जितना मेंटल वेवलेंथ है और उसके पास जितनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके हिसाब से उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा
ऐसे सिस्टम को तैयार करेंगे जहां पे कौशल विकास एक कंटिन्यूटी में होता रहे, जी। तब बात बन। कोरोना के समय एक जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी वो ये थी बेरोजगारी की समस्या उस वक्त सबसे ज्यादा बनकर उभरी थी। तो निश्चित तौर पर आज जब हम बार बार शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की बात कर रहे हैं, तो इसी कौशल विकास के साथ शिक्षा अच्छी होगी, व्यवसायिक शिक्षा होगी, तो कौशल विकास भी अपने आप आएगा और उस कौशल विकास के साथ इस बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी हम लैक करते हैं क्योंकि स्कूली शिक्षा में वो चीजें जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, उनकी अनुपस्थिति, और वो अनुपस्थिति व्यवसायिक शिक्षा की भी। प्रोफेसर साहब प्लीज आप इस पर अपना ओपिनियन रखिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में 4 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली, पानी, टॉयलेट और बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और मैं अभी ट्रैवल कर रहा था हरियाणा में, तो करनाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे कि चलो कनाडा, चलो कनाडा, जैसे रैली में नहीं होता है कि चलो फलानी रैली जी। इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि जो हमने ऐसे बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार कर दी है, जिनको पद कचरा ज्ञान देके हमने स्कूलों से निकाल दिया है, उनके पास देश में रोजगार के अवसर दिखते नहीं है, इसलिए वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए कनाडा तक तैयार है। उसके लिए इसके 20-25 लाख रुपए देते हैं। पहले ये ट्रेंड था केवल पंजाब में, अभी हरियाणा में ये तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये एक हमारे जो युवाओं की फौज है, जो वर्क फोर्स है, वो बाहर निकल रही है। इसके पीछे कई सारे रीजन हैं, खासकर एग्रीकल्चर में जो बर्बादी पिछले दिनों में देखने को मिली है वो बहुत खतरनाक है। जो 3 बिल थे जिनको बाद में वापिस भी लिया सरकार ने, वो ऐसे थॉटलेस काम करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता और जिनके लिए वो पॉलिसी बनाई जाती है उनको ही समझ में नहीं आती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपनी रैली में कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उनमें से मुझे कोई भी चीज धरातल पे अभी तक नजर नहीं आती है ना। हम टू द पॉइंट डेटा और फैक्ट की बात करें तो अगर ये मान लो कि 100 स्मार्ट सिटियां बन जाती तो मुझे यकीन है कि लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाता। अगर किसानों के लिए अच्छा सिस्टम कोई बनाया होता, उनको एमएसपी लगभग सभी फसलों को मिलता, तो पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है धान उगाने की वजह से, वो भी नहीं होता। अभी जो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जितना टोटल भारत के किसानों का कर्ज है उससे कहीं ज्यादा मात्र 2-4 उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, तब तो बैंक नहीं डूबे। लेकिन लाखों किसानों का अगर आप कर्ज माफ करते हैं तो डूब जाते हैं। तो जब कर्ज में डूबे किसान अपने बच्चों को जमीन बेच के विदेश में भेजने पर मजबूर होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपने पॉलिसी लागू किया है, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कोरोना के नाम पे लॉकडाउन हो, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की महंगाई हो, ये सामान्य छोटे मोटे रोजगार से घर नहीं चला देने वाले। 10-12 हजार की नौकरियां जो प्राइवेट कंपनियां, इस मेलों में भी उनके पर्चे बांटे गए कि उन्होंने रोजगार किया है, वो 10-12-15 हजार रुपए से ऊपर नहीं देते हैं। और प्राइवेट कंपनियों का मसला ये है कि वो जितना बड़ा पूंजी जनरेट कर रही हैं, अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, उसके मुकाबले रोजगार नहीं देती। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करती हैं और तमाम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों रोजगारों को वैसे ही वाइप आउट कर देती हैं। तो फिर प्रोफेसर साहब यहाँ पर तो फिर ये सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्हीं जो कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं, ये इस मामले में रोजगार सृजित करने में किस तरीके का इन्हें सामर्थ्य हासिल इन्हें जुटाना चाहिए, ये सामर्थ्य कैसे पैदा किया जा सकता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर सरकार की है। तो ये सरकार क्या कर रही है ऐसा? देखिए, सरकार पहले तो अपना जो डोमेन है उससे पीछे ना हटे, उससे विड्रॉ ना करे। रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल, आर्मी, पुलिस, इन सब चीजों में जितने रोजगार मिलने चाहिए थे कम से कम उतने तो पहले सरकार दे दे। अगर वो दे देते हैं तो जो पैसा लोगों में बटेगा वो फिर से इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, और जब इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो बाकी काम चलेंगे। प्राइवेट एजेंसियां अपना प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे आती हैं, चाहे वो देसी हैं या विदेशी हैं, उनका आपको रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। सरकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रोजगार भी दे, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतरीन लेवल पे लेके जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बीमा दे देते हैं कि आप जहां मर्जी इलाज करवाइए, लेकिन हम सरकारी हॉस्पिटल को ठीक नहीं करते हैं। तो जब
ठीक नहीं करेंगे तो हमारे जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, बेस्ट डॉक्टर होते हैं, वो विदेशों में भाग जाते हैं और यहाँ पे जो बसते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल या जितने भी आप देखेंगे उसमें इतना कम स्टाफ होते हैं वो, और जितना ज्यादा हो उसके डेटा और मैनिपुलेशन से काम चला लेते हैं। तो जब हम सरकारी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो प्राइवेट से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उनका मतलब ये है हमें प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, चाहे हम शिक्षा की दुकान खोल के बैठे हैं या स्वास्थ्य की खोल के बैठे हैं। हमारा कोई ठेकेदारी नहीं है समाज को सुधारने के लिए। समाज को अगर सुधारना है, उनको अपलिफ्ट करना है तो सरकार की जिम्मेदारी है। पहले सरकार अपने आप को विड्रॉ करना है। जैसे बीएसएनएल का एग्जांपल है, यहाँ से लाखों लोगों को हटा दिया गया। अगर 4G टाइम से लॉन्च कर देते बीएसएनएल में तो आज दुनिया का सबसे बड़ा इदारा होना था और यहाँ पे लाखों रोजगार सर्जन होने थे। तो सरकार अपने डोमेन से विड्रॉ करते करते कहीं ये ना हो जाए कि एक कंपनी सरकार चलाना चालू। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज हमने शिक्षा नीति की भी बात बार बार की है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की बात यहाँ पे की है कि व्यावसायिक शिक्षा को यदि इसमें जोड़ दिया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो शिक्षक हैं, जो ऐसी फैसिलिटीज है प्रोवाइड कर दी जाए, तो कौशल विकास अपने आप युवाओं में आएगा और उस कौशल विकास के आने के बाद उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। रोजगार वो खुद ही क्रिएट करेंगे और लोगों के लिए भी क्रिएट करेंगे। लेकिन यहां पर एक फिर सवाल है कि ये जो जिस आमूलचूल परिवर्तन की बात हम यहां पर कर रहे हैं, अभी ये परिवर्तन आने में कितना समय लगेगा? देखिए, जिस टोकनिज्म से हम काम कर रहे हैं वैसे तो कभी नहीं आएगा, और अगर हमें असल में आमूलचूल परिवर्तन लेके आना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी थोड़ा और नया करना पड़ेगा। क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूं उसमें किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। स्टूडेंट को इतना जर्नलिस्टिक इंक्वायरी में डाल दिया जाता है कि वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। उसमें उसको सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, म्यूजिक भी पढ़ रहा है, और उसके बाद में उससे पूछे कि तुम्हारा क्या स्पेशलाइजेशन है, किस चीज में तुम्हें अच्छा कुछ आता है, तो उसको कुछ नहीं आता है। तो हमें जो रोजगार सर्जन करने वाले जो शिक्षा है वो देना पड़ेगा, और उसमें प्राइवेटाइजेशन का जो रोल बढ़ रहा है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैं कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे वो एग्रीकल्चर की डिग्रियां बांट रहे हैं, उनके पास आधा एकड़ जमीन नहीं है खेती करने के लिए, तो वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखते हैं? लैब में या कंप्यूटर के ऊपर स्टिमुलेटर दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आप कंप्यूटर पे गेहूं उगाइए, फिर ऐसे कट गया, ऐसे पानी लगा दिया, हो गया आपका डिग्री, ये डिग्री पकड़िए, पैसा दीजिए और निकलिए यहाँ से। तो आप ऐसे इदारों को यहाँ पे एस्टेब्लिश करके बैठे हैं जो रोजगार देने की वजह ऐसे लोगों की फौज खड़ा कर देंगे जिनको लगभग कुछ नहीं पता है। सरकारी इंस्टीट्यूशन में कम से कम एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से उनको एक अच्छे तरीके से ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे और क्या वो प्राइवेट एजेंसियों के साथ में काम कर सकती है, इसमें अरुण कुमार जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका आपको स्टेटमेंट करना होगा। उन्होंने कहा है कि जितने ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटी दिया जाता है उसके बदले में जो रोजगार मिल रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जितना ज्यादा लोन दिया जा रहा है, कुछ एक कंपनियों को, मुश्किल से 100 कंपनियां हैं जिनको जितना लोन जा रहा है, अगर इतना लोन छोटे छोटे हिस्सों में बेरोजगार लोगों में बांटा जाए तो वो अरबों रोजगार जनरेट कर सकते हैं, और वो हर गांव देहात में छोटे छोटे रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो को लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, ना कि कंपनियों के लिए। बहुत जरूरी। अगर हम के लिए सिस्टम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो पॉलिसी अच्छे से लागू हो पाएगी। अगर कंपनियों से हम उम्मीद करते रहें कि वो कुछ भला करेंगे, सरकार की जगह वो काम करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक कंप्यूटर हजारों युवाओं को रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी अपने आप में एक कहें बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमने कई दफा इस प्लेटफॉर्म पर बात भी की है। प्रॉब्लम्स तो हैं, समस्याएं आज भी हैं, तो सिर्फ इस मिशन से सब कुछ सही नहीं किया जा सकता है। कहें जब तक जड़ स्ट्रांग नहीं होगी, और वो जड़
कैसे स्ट्रांग होगी जब शिक्षा में एक अच्छा परिवर्तन आए। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आपने क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय था, समझना जरूरी था कि ये जो मिशन सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं इसका प्रभाव पड़ भी रहा है और ये क्या सिर्फ काफी है देश के लिए, तो उसके लिए आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके समय के लिए, इस प्रोग्राम में आपने अपना समय दिया है। ये समझने की कोशिश हमने यहाँ पर की है कि युवाओं को हुनरमंद, बार बार कोट कर रहे हैं कि युवाओं को हुनरमंद बनाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि उनकी शिक्षा उन्हें किसी विशेष कौशल से अभी तक समृद्ध नहीं कर पा रही, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या है। तो जब तक इसे सही नहीं किया जाएगा ये समस्या जस की तस रहेगी। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा हर बार की तरह। और इसी के साथ इजाजत दीजिएगा मुझे स्ट्रेट टॉक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जॉ सिंधी की बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।